मार्केट्स की ग्रोथ में हुआ हूँ, मेरा मेरा जो भी है। और आई मे लीव कैपिटल मार्केट्स, मगर कैपिटल मार्केट्स में लीव मी, बट आई विल नेवर लीव कैपिटल मार्केट्स। तो इंशाल्लाह रायदा से मैं यही कह रहा था कि ज़रा थोड़ी सी थोड़ी सी मार्केटिंग करें ताकि और मैं आईपीओज लेकर आऊँ मार्केट में। तो जी, इनफैक्ट मेन ऑब्जेक्टिव्स यही है कि ग्रुप को स्ट्रक्चर कर कर किस तरह, क्योंकि डिफरेंट बिजनेस लाइंस हैं, कि कौन सी बिजनेसेस में किस तरह कैपिटल रेजिंग हुए, कौन से आईपीओज हुए। तो इंशाल्लाह मोर देन वन आईपीओ आएगा, मगर वो उसकी सेपरेट बात करेंगे। तो अभी जो है मेन इज़ पीएसएक्स। तो रियली शुक्रिया, बहुत बहुत आप लोगों ने बहुत ही सपोर्ट की, ना सिर्फ मुझे पर्सनली मगर मार्केट्स को। और जिस तरह वन ऑफ दी शुरू में जो हमारी एक हुई थी मीटिंग कॉन्फ्रेंस रूम में, उसमें यही कहा था कि हमारी डिस्कशन हुई थी कि भाई मीडिया का और आप लोगों का जो बिज़नेस इकोनॉमिक जर्नलिस्ट है, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि मार्केट की बारे में अंडरस्टैंडिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारे मुल्क में बहुत कम है। और ये बहुत ज़रूरी है कि इसकी नॉलेज बढ़े, क्योंकि ख़ास तौर पे यंग लोगों के लिए अगर वो अपना सरमाया ठीक से इन्वेस्ट ना करें, सेविंग्स को से मैक्सिमम बेनिफिट ना उठाएं, तो एक्चुअली इकोनॉमिक के अलावा सोशल इम्पैक्ट भी बहुत होता है इसका, क्योंकि फिर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ बढ़ती जाती है। और ये ज़रूरी है कि वो कम हुए हमारे मुल्क में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आप लोगों का कि लोगों को अंडरस्टैंड करें, लोगों को समझाएं, बताएं कि भाई आप इन्वेस्ट करें, सट्टा नहीं करना, इन्वेस्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ ट्रेड करना है, कि हर रोज़ कोई टिप चाहिए। अच्छी चीज़ लें, ख़रीदें, इन्वेस्ट करें, रखें उसको। और जिस तरह आप लोगों ने देखा है कि एक लॉन्ग टर्म में लेवरेज ना लें, बोरोइंग ना करें, अगर सेंसिबल डिसीजन करें तो फ़ायदा ही रहता है। मार्केट्स ऊपर नीचे पूरी दुनिया में जाती हैं, मगर लॉन्ग टर्म में हमेशा मार्केट में अच्छा रिटर्न रहा है अगर अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों की सपोर्ट रही है मार्केट को। जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, कोविड आया, मार्केट क्रैश की, बिल्कुल मैं ख्याल 25,000 की लेवल तक चली गई थी। मगर शुक्र है जो रेगुलेटरी हमारा जो स्ट्रक्चर था, कोई उसमें इश्यूज़ नहीं आए, चैलेंजेस नहीं आए। बहुत ही मुश्किल टाइम को ब्रोकर्स के साथ मिलकर, रेगुलेटर एससीसीपी के साथ मिलकर एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम को हैंडल किया। फिर मार्केट वापस 45 ऑलमोस्ट 50 तक आ गई, फिर बहुत देर 45-50,000 के दरमियान रही, और फिर अब आप लोगों ने देखा कि माशाल्लाह अब वापस 80,000 तक टच की। रिकॉर्ड ना सिर्फ लेवल्स मगर वॉल्यूम्स। उसके अंदर न्यू ट्रेडिंग सिस्टम लॉन्च हुआ। न्यू ट्रेडिंग सिस्टम में सेटबैक भी हुआ है, मगर जिस तरह टीम ने, बोर्ड ने, रेगुलेटर्स ने, ब्रोकर्स ने मिलकर वापस काम किया, तो नया ट्रेडिंग सिस्टम जो लॉन्च हुआ है, आई थिंक अगर वो ना होता शायद, तो इस वक्त जिस तरह के वॉल्यूम्स हम देख रहे हैं मार्केट में, शायद पुराना कैट सिस्टम, क्योंकि वो 20-22 साल पुराना हो चुका था, हर एक की सिस्टम की एक लाइफ होती है, तो वो शायद इतना ह्यूज ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कंसिस्टेंट 7-8 महीने तक शायद उसको बेरअप ना कर सकता। उसके अलावा नए प्रोडक्ट्स, ये सकूक पाकिस्तान पीएसएक्स सब इज़ वन ऑफ द फ्यू एक्सचेंजेस ग्लोबली जहाँ पे गवर्नमेंट डेट डायरेक्टली ऑक्शन होता है। और इससे ना सिर्फ ब्रोकर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए एक शरिया कंप्लायंट इस्लामिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ओपन हुई है, ब्रोकर्स के लिए, पीएसएक्स के लिए एक नई बिज़नेस का एरिया शुरू हुआ है। गवर्नमेंट को अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अपना इन्वेस्टर बेस को डाइवर्सिफाई कर सकें, बढ़ाएं, जो कि बहुत ज़रूरी है। और उसके रिज़ल्ट में जो उनकी रेंटल या इंटरेस्ट कॉस्ट है सकूक्स की, वो भी कदरे बेहतर हुई है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप था। उसके अलावा और चीज़ें हुई, अब कैश सेटल फ्यूचर्स आ रहे हैं, जो आईपीओज पिछले साल एक्चुअली, और ये आपको डेटा रायदा या अहमद अब्बास बाद में भी दे सकते हैं, कि हाईएस्ट नंबर ऑफ लिस्टिंग्स हुई हैं डेट और इक्विटी मिलाकर पिछले 7 साल में, जिसमें से कुछ लिस्टिंग्स हुई हैं थ्रू ट्रेडिशनल आईपीओज और कुछ लिस्टिंग्स हुई हैं थ्रू रिवर्स मर्जर्स, जिस तरह अभी ये बिग बर्ड की हुई थी। तो 13 जो हैं इक्विटी लिस्टिंग्स हुई हैं और 4 डेट लिस्टिंग्स हुई हैं।
तो टोटल 17 लिस्टिंग्स हाईएस्ट नंबर है पिछले 7 साल में जो माशाल्लाह हुआ है। तो ये भी एक अच्छा है इंडिकेटर, और एक्चुअली ये शो करता है कि गवर्नमेंट जिस तरह हमारी बात हुई और प्राइवेट सेक्टर दोनों अब जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के रेगुलेशंस, मार्केटिंग चेंजेस जो सारे किए हैं, उससे अब ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज, एंटरप्रेन्योर्स और गवर्नमेंट पीएसएक्स को और कैपिटल मार्केट्स को अब एक बहुत वायबल ऑप्शन देख रही हैं कैपिटल रेजिंग के लिए, चाहे वो डेट का हो चाहे वो इक्विटी का हो। तो आई थिंक ये एक बहुत इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है। जेम बोर्ड की भी कुछ महीने पहले एक लिस्टिंग हुई, तकरीबन 8 पाइपलाइन में है लिस्टिंग्स डिफरेंट स्टेजेस पर, जो कि इंशाल्लाह अगले कुछ महीने में आएंगी। जीडीएस तो अब आप लोगों को पता है कि हर फोर्टनाइट जो है ऑक्शन हो रहा है, और ये जो लास्ट ऑक्शन था उसमें तकरीबन 100 बिलियन से ऊपर गवर्नमेंट ने रेज़ किया, और आई थिंक जो टारगेट था और 450-500 बिलियन के आए थे, और आई थिंक सक्सेसफुली गवर्नमेंट पिछले फिस्कल ईयर में तकरीबन 650 बिलियन रुपए कैपिटल मार्केट से रेज़ किए, तो सुकूक के थ्रू। तो ये सब आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स है माशाल्लाह। और जिस तरह मैंने कहा, ये सारी ख़बरें गोंग्स की, इन चीज़ों की आप लोग वाइडर पब्लिक के पास गए हैं, तो उसके लिए आप लोगों का शुक्रिया बहुत बहुत। जिस तरह मैंने कहा कि कैपिटल मार्केट्स, कोई इकॉनमी दुनिया की एक डीप वेल फंक्शनिंग कैपिटल मार्केट के बगैर प्रोग्रेस नहीं कर सकती। इसका जो इम्पैक्ट होता है सेविंग्स रेट्स के ऊपर, इन्वेस्टमेंट रेट्स के ऊपर, और एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और डॉक्यूमेंटेड तरीका। सहूलत अकाउंट्स में बहुत ग्रोथ हुई है। ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की वजह से अब 50% से ज़्यादा अकाउंट्स जो हैं वो छोटे शहरों में खुल रहे हैं, बजाय इसके कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के, जो कि पहले मेजॉरिटी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में खुलते थे सिर्फ। तो ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है कि ओवर टाइम हेल्प करेगा एक कैपिटल मार्केट्स को और इन्वेस्टर बेस को ब्रॉड बेस होने के लिए, क्योंकि उससे पहले ज़्यादातर अकाउंट कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में खुलते थे, बाकी शहरों और टाउन्स में नहीं खुलते थे। तो ये भी एक आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है जो हुई है। सहूलत अकाउंट्स में ऑलमोस्ट 40-50% नए अकाउंट जो हैं वो सहूलत अकाउंट्स खुलते हैं, जो कि एक आसान है और अच्छा, एक छोटे इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा एंट्री लेवल है। आसानी के साथ लोकल केवाईसी पहली दफ़ा बैंक्स, स्टेट बैंक ने अलाउ किया बैंक्स को कि आप जो है क्लाइंट इन्फॉर्मेशन कैपिटल मार्केट्स ब्रोकर्स के साथ शेयर कर सकें। ये भी ओवर टाइम जो है बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि जिस तरह बैंक्स में डिजिटल अकाउंट्स खुल रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग और आसान होती जाएगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है, जो कि ऑलरेडी इसका इफ़ेक्ट आ रहा है, मगर आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो आई थिंक ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग, लोकल केवाईसी शेयरिंग, जो ईज़ ऑफ अकाउंट ओपनिंग की है, अकाउंट फॉर्म्स को रिवाइज़ कर और ये जीडीएस का जो हमने बात की, नए ट्रेडिंग सिस्टम, तो खुदा का शुक्र है टीम ने बहुत आई थिंक अच्छे से काम किया। तो आई विल स्टॉप हियर एंड थैंक यू अगेन फॉर ऑल योर हेल्प एंड सपोर्ट पिछले 4-4.5 साल में। और ये वन लॉट मार्केटेबल जो है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड है, क्योंकि पूरी दुनिया में इंटरनेशनली यही स्टैंडर्ड है, और ये अलाउ करता है जो एक्सपेंसिव शेयर्स हैं उसमें छोटे इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर सकें। इसी तरह काफ़ी सारी जो जिस तरह डिजिटल एएमसीज आई हैं, नए जो डिजिटल ब्रोकर्स आ रहे हैं, वो जो नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसके लिए भी वन लॉट शेयर का होना बहुत ज़रूरी था। फॉर एग्ज़ाम्पल जितने ईटीएफ्स लॉन्च हुए वो सारे, उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है कि वन लॉट होए, ताकि उनकी ट्रेडिंग जो है वो एफिशिएंटली हो सके। तो ये भी आप देखेंगे ओवर टाइम, इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी मार्केट में, इससे नए प्रोडक्ट्स आने में आसानी होगी। ईटीएफ्स भी एक और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट था जो लॉन्च हुआ है। आई थिंक अब 9 या 10 ईटीएफ्स हो गए, इस्लाम शरिया कंप्लाइंट भी हैं, डेट भी है उसके अंदर, और अब इसमें भी हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ट्रेडिंग वॉल्यूम्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ओके जी, रायदा, ओवर टू यू। थैंक यू। Thank you. Just
छोटा सा ब्रीफ कि वन शेयर मार्केटेबल लॉट है क्या। अभी तक जो भी इन्वेस्टमेंट होती थी स्टॉक एक्सचेंज में, जब भी आप कोई स्टॉक या शेयर लेना चाहते थे तो आप उसमें जैसे ही अपना बाय का ऑर्डर डालते तो एक लॉट साइज़ होता है, हर स्क्रिप्ट का एक लॉट साइज़ है डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दैट शेयर। तो चाहे वो 500 का लॉट हो, 50 का लॉट हो, 100 का लॉट हो, एक डिफाइंड लॉट होते थे। उसमें होता ये था कि जो ज़्यादा एक्सपेंसिव या हाई प्राइस्ड शेयर्स या कंपनीज होती थी उनकी वो आउट ऑफ रीच हो जाते थे फॉर स्मॉलर इन्वेस्टर्स। अब विद दिस इंट्रोडक्शन के अब कोई भी इन्वेस्टर किसी भी नंबर के वन शेयर लॉट है ना, अब वो 35 लेना चाहता है, किसी जितने उसकी भी लिक्विडिटी है या जितने उसके कैपिटल अवेलेबल है वो उतने शेयर्स ले सकता है। 5 शेयर्स भी लेना चाहता है अगर किसी अच्छी कंपनी के, हाई प्राइस कंपनी के, तो वो ले सकते हैं विद वन शेयर मार्केटेबल लॉट। और इससे एक और फ़ायदा स्मॉलर इन्वेस्टर्स के लिए ये है कि अगर वो ब्लू चिप कंपनीज़ में या हाई प्राइस कंपनीज़ में, मल्टीपल कंपनीज़ में जाना चाहें तो वो जा सकते हैं, बिकॉज अब वो वन का ही मल्टीपल यूज़ करके किसी के 10 ले लिए, किसी के 5 ले लिए, किसी के 8 ले लिए फॉर दैट मैटर। सो एनी ऑड नंबर इज़ ऑल्सो, ऑड लॉट मार्केट थी बट वन शेयर से ये फैसिलिटी हो गई है फॉर स्मॉलर इन्वेस्टर्स कि वो डाइवर्स कंपनीज़ में जा सकते हैं। अपना पोर्टफोलियो चाहे वो छोटा पोर्टफोलियो बट वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस वन लॉट। सो वेरी सिंपल ये था। और ऑड लॉट में भी जो हमेशा उनको डिस्काउंट लेना पड़ता था, या क्योंकि ऑड लॉट की प्राइसिंग हमेशा जो है ख़राब मिलती थी, तो अब वो भी इन्वेस्टर सफ़र नहीं करेंगे उस पर। सो ये रेडी मार्केट में अवेलेबल है, फ्यूचर्स मार्केट में ऑफ कोर्स ये वाली फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। डिलीवर डीएफसी कॉन्ट्रैक्ट्स में अभी तक वही जो 500 या बड़े लॉट साइज हैं वही ट्रेडिंग होगी। ये सिर्फ रेडी मार्केट के लिए है। मेन पर्पस इज टू इनकरेज outreach, access, diversification for smaller and retail investors. So main beneficiary of course retail investors ही हैं इसके। और फिर रीबैलेंसिंग वगैरह के लिए करना होता है ETFs वगैरह को, तो वो ऑड लॉट मार्केट यूज़ करते थे। सो एज आई सेड दीज आर द फ्यू एडवांटेजेस। इन्वेस्टर्स एज वेल एज सिक्योरिटीज ब्रोकर्स विल नाउ नॉट रिक्वायर टू ट्रैक फ्रीक्वेंट चेंजेस। मार्केटेबल लॉट्स में उनको बड़ा वो करना पड़ता था। सो इसकी वजह से ETF इंडिसेस बैलेंसिंग, रीबैलेंसिंग, रिविजन्स विल बिकम ईजियर। बट प्राइमरी ऑब्वियसली इज द रिटेल इन्वेस्टर। सो जस्ट अ लिटिल ब्रीफ, ऑब्वियसली इसका हमने प्रेस रिलीज तो इशू की थी बट देन वो तो ऐसे ही प्रिंट हो जाती है, उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी बेनिफिशरी, सो ये वाला ब्रीफिंग इसलिए थी कि ये एजुकेट किया जाए प्रॉपर तरीके से। जी किसी भी स्टॉक्स में एक शेयर मतलब मार्केटेबल लॉट आ गया ना अब वन शेयर पे, तो वो जितनी कंपनीज हैं, चाहे वो जेम बोर्ड की लिस्टेड कंपनीज हैं, मेन बोर्ड की लिस्टेड कंपनीज हैं, शरिया कंप्लायंट है, रेडी मार्केट के अंदर कोई भी स्टॉक लेना चाहते हैं वो आपको वन शेयर ले सकते हैं। तो जनरली रिटेल को चैलेंज हमेशा ये होता है कि हाई प्राइस स्टॉक्स में वो जब मार्केटेबल लॉट आता है तो वहाँ वो रुक जाते हैं। कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स और इन टर्म्स ऑफ कि कितनी लिक्विडिटी जो है, कितनी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकती है इस वन लॉट को? देखिए अब वो तो इन्वेस्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं। ब्रोकरेज हाउसेस के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने अच्छी तरीके से उसको मार्केट करते हैं, अपने इन्वेस्टर्स को इसकी नॉलेज देते हैं। बिकॉज हम अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से इसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, उर्दू के अंदर, इंग्लिश के अंदर। नहीं, इसका जो फ़ायदा पुराना जो आपका एक असेसमेंट है, आपका एक अंदाज़ा है कि भाई डेफिनेटली आपने कोई तखमीना लगाया हो, कोई अंदाज़ा लगाया हो कि ये सिस्टम अगर हम लाएंगे और ये मुतारिफ करेंगे तो 60,000 70,000 रुपये का शेयर है वो मैं नहीं खरीद सकता हूँ। अब वो अब ले सकते हैं ना। हाँ 2 शेयर 5 शेयर बिल्कुल बिल्कुल वो मैं तो जो आपने वो एक जायज़ा निकाला होगा कि क्या एक तवक्को होगी कि कितने एक्सपेक्टेशन है? नहीं, एक्सपेक्टेशन कि ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, ट्रेडिंग वॉल्यूम और इन्वेस्टमेंट।
नहीं, जिस तरह रायदा कही थी वो ज़रा सा मुश्किल है वो एस्टिमेट करना, मगर जो मेन चीज़ है कि फैसिलिटी हो, क्योंकि ये चीज़ डेवलप होती है ओवर टाइम। मगर जिस तरह कई शेयर्स हैं नेस्ले वगैरह, कोई 1000 रुपए का है, 10,000 का है, 15,000 का है, तो अगर किसी को मिनिमम 100 या 500 ख़रीदने पड़े तो छोटे इन्वेस्टर्स के लिए वो अमाउंट कई बार बड़ा हो जाता है। तो अब जिस तरह आपने कहा कि वो एक शेयर भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं, तो इससे डेफिनेटली छोटे इन्वेस्टर्स को, जैसे मैंने कहा कि जो प्रोडक्ट्स भी आते हैं जिस तरह ETF है या फिनटेक्स जो हैं, जो नए डिजिटल ब्रोकर की कैटेगरी आ रही है, उनके जो सिस्टम्स हैं उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि वो अलाउ कर सके अपने कस्टमर्स को एक शेयर ख़रीदने के लिए। तो और ये हमें बहुत रिक्वेस्ट आई थी जो नए डिजिटल AMC के कुछ लोग जो कंसिडर कर रहे थे कि प्लीज़ आप ये चेंज करें इसको, और जो जिस तरह ग्लोबल मार्केट्स में 1 शेयर का उसी लेवल पर इनको लेकर आए। इसमें ये हो सकता है कि जो मौजूदा इन्वेस्टर हैं वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर Yes, सकेंगे, yes. उनका रिस्क जो है मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये बिल्कुल positive बिल्कुल और बिल्कुल। दूसरी तो अगर आपने लाख रुपया या 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है और अभी आप ने नेस्ले नहीं ख़रीद सके उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल, या कोई और हाई प्राइस शेयर जिस तरह लकी वगैरह है, तो आप फिर कोई दूसरा शेयर थोड़ा सा बेच कर तो अब 2, 4, 5 शेयर भी ले सकते हैं, तो आपको डाइवर्सिफाई होने की डेफिनेटली जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। And the- बताया कि ये रेडी मार्केट के लिए, तो क्या फ्यूचर मार्केट के हवाले से इस पे कोई अंतर ही फैसला करेंगे कि मतलब आगे जाकर और जैसा आपने कहा छोटे शहरों में जो सहूलत Yeah. अकाउंट है वो उनकी तादाद बहुत तेजी से बढ़ी है। Yes. पहले कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में हम देखते थे। तो छोटे शहरों में आप कोई नंबर दे सकते हैं कि पंजाब में क्या सूरत हाल है, सिंध में क्या है, KP, बलूचिस्तान, नंबर्स कहाँ बढ़े अगर आप नंबर शेयर कर दें? ये निकाल कर जी, हम आज कर भी सकते हैं आपको- शेयर, ऑफर नहीं, मगर ये अगर आप हर महीने जो है हम जब ब्रोकर रैंकिंग निकालते हैं जिसका भी काफ़ी मार्केट में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, तो अब हमने उसमें साथ देना शुरू किया है टॉप 10 सिटीज़ का भी जी। कि कहाँ पे अकाउंट्स को हर महीने देते हैं, मगर वो क्यूमुलेटिवली हम NCPL से लेके आपको दे सकते हैं नंबर के डिफरेंट एरियाज़ में अभी तक उनके वी हैव दैट पंजाब इन्फॉर्मेशन। में ज़्यादा बढ़ा है? वो देख के आपको बताना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि हम मंथली तो डिस्क्लोज करते हैं मार्केट में कि हर मंथ कौन से, ताकि ब्रोकर्स को आइडिया होए कि भाई अगर सक्खर में ज़्यादा अकाउंट खुल रहे हैं तो कौन सा ब्रोकर खोल रहे हैं, बाकी भी ज़रा Active जो है एक्टिव हो, या अगर फैसलाबाद में नहीं खुल रहे तो होपफुली ब्रोकर्स देखें कि भाई हमारी ब्रांच है फैसलाबाद में, वहाँ पे क्यों नहीं काम हो रहा, अगर जो है मुल्तान में अकाउंट खुल रहे हैं तो फैसलाबाद में क्यों नहीं खुल रहे। तो हम मैक्सिमम इस तरह की इंफॉर्मेशन मार्केट से शेयर कर रहे हैं मंथ टू मंथ ब्रोकर रैंकिंग के साथ, अकाउंट्स ओपनिंग की भी नहीं, और उनको गाइडेंस भी मिले, इंफॉर्मेशन मिले। मगर इस वक्त के अभी जितने हैं 3.25 लाख के करीब UINs, कितने पंजाब में, कितने सिंध में, कितने KP में हैं, वो इन्फॉर्मेशन निकल सकती है। सिर्फ उसके अंदर ऑब्वियसली वो ID कार्ड से होते होता कोई आदमी कराची में बैठा हो मगर उसका ID कार्ड बना हो फैसलाबाद का, तो वो मगर तो थोड़ा बहुत इस तरह के डेटा के इश्यूज हो सकते हैं उसमें। एक चीज़ जो है वो कि बहुत सारी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हुई स्टॉक में, मतलब लिस्टिंग बढ़ी और फंड जो लोगों ने रेज करने थे उसके ऑप्शन बहुत बढ़े, लेकिन एक अरसे से एक चीज़ जो है वो जो रुकी है वो है कि इन्वेस्टर बेस नहीं बढ़ रहा है। वही 3-3.5 लाख इन्वेस्टर, तो आप नहीं 2.25 लाख से बढ़ा है, 2.25 लाख से 2.25 लाख ठीक था, है, तो मगर अभी भी बहुत कम है, आई एग्री कम विद है। यू। तो आपके ख्याल में क्या चीज़ है जो इसमें बड़ी रुकावट है और कौन सी कोई चीज़ हो सकती है जिससे इन्वेस्टर बेस को वसी किया जा सकता है? देखिए इसके अंदर जो है, और ये ऑब्वियसली एक की चीज़ है, जैसा मैंने कहा जब मैंने ज्वाइन किया था तो एक्चुअली उस वक्त तकरीबन 2,35,000 थे और नंबर कम हो रहा था, इतनी छोटी बेस से भी एक्चुअली ग्राफ नीचे जा रहा था। तो पहले तो हमने उसको अरेस्ट किया और वहाँ से ग्रोथ शुरू हुई। इस तरह ये बात हुई ऑनलाइन अकाउंट कर कर सहूलत का, लोकल KYC शेयरिंग, ये सब चीज़ें अब ये बेस सेट होगी जो इंशाल्लाह आगे बढ़ती जाएगी। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि ऑल्दो ये नंबर जो है डायरेक्ट UINs का तकरीबन आई थिंक 3,30,000 के करीब है अब, मगर इसके अलावा तकरीबन 4-5 लाख UINs हैं जो कि थ्रू म्यूचुअल फंड्स भी इन्वेस्ट करते हैं। तो दैट इज़ द टोटल नंबर जिसको हमें देखना चाहिए, और छोटे इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए
ऑफन शायद ये बेहतर है कि वो थ्रू म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करें बजाय इसके कि डायरेक्टली, अगर उनके पास नॉलेज ना हो, टाइम ना हो रिसर्च करने का, तो इट इज़ बेटर कि वो म्यूचुअल फंड के थ्रू करें। तो एक तो ये पॉइंट कि टोटल नंबर इतना छोटा नहीं, अभी भी छोटा है, 7-8 लाख भी पाकिस्तान के लिए बहुत कम नंबर है, मगर 3.25 लाख जो है उससे ज़्यादा है यूआईएन्स का नंबर। जो उसमें मेजर इश्यूज जो आई थिंक आते हैं या मेरे ख्याल ब्रोकर्स भी जो फेस करते हैं कि अभी भी हमारी इकोनॉमी में अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर बहुत बड़ा है, और आपको पता है कि पीएसएक्स या कैपिटल मार्केट्स कम्प्लीटली डॉक्यूमेंटेड है। अगर आप अकाउंट खोलना चाहें तो आपको अपना पूरा जो है वो बैंक अकाउंट के थ्रू अपना आईडी कार्ड, अपना सोर्स ऑफ इनकम, सब कुछ जो है क्लियर होना चाहिए। तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि ये एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है, बजाय ये एडवांटेज होनी चाहिए, एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है अभी कैपिटल मार्केट ग्रोथ का। क्योंकि जो दूसरी एसेट क्लासेस हैं, आपको पता है कि रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे 100% वाइट पैसा नहीं होता। इवन सम गवर्नमेंट स्कीम में, एनएसएस वगैरह में आप जाकर अकाउंट खोल सकते हैं, उतनी डिटेल से आपको नहीं पूछा जाता जितना आपको एक ब्रोकर खोलता है। क्योंकि एफएटीएफ के अंडर बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है पेंडुलम स्विंग हो गया था एक साइड के ऊपर। आपको पता है कि ना कैश में यहाँ पे पेमेंट होती है, ना कैश में पैसा लिया जाता है इन्वेस्टर्स से इन्वेस्ट करने के लिए। तो मेरा ख्याल है ये एक है स्टम्बलिंग ब्लॉक, क्योंकि इतनी ज़्यादा वेल्थ पाकिस्तान में वो अनडॉक्यूमेंटेड है। तो जब तक जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता वो डॉक्यूमेंट होएगी तो वो इस तरफ जो है आनी शुरू होएगी। तो मेरा ख्याल है ये एक इम्पॉर्टेंट स्टम्बलिंग ब्लॉक है। दूसरी चीज़ जो कि हम ऑफन बात करते हैं और इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरह पीएसएक्स और एनसीपीएल, सीडीसी सारे एसआरओज़ ने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है, उसी तरीके से और लेवल पर ब्रोकर्स को भी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और कस्टमर सर्विस में और मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि इन दी एंड अकाउंट जो है वो ब्रोकर के पास खुलता है। तो हमारा जो बिज़नेस है उसमें जो इसको कहते हैं कस्टमर का लास्ट माइल, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम लोग सब कुछ टेक्नोलॉजी वाइज सेटअप कर दें, मगर आप पीएसएक्स के पास नहीं आते, आप किसी ब्रोकर के पास जाते हैं। तो अगर उसकी ऐप या उसकी वेबसाइट या उसकी कस्टमर सर्विसेज नहीं होएगी तो आप कहेंगे यार छोड़ो। तो आई थिंक वो एक और है थोड़ा सा जिसमें आई थिंक ब्रोकर्स अब काम कर रहे हैं कि उनका अपना टेक्नोलॉजी और उनकी अपनी कस्टमर सर्विस और मार्केटिंग, क्योंकि अगेन इन दी एंड मार्केटिंग पीएसएक्स जितनी मर्जी कर ले, आपको इन दी एंड ब्रोकर के पास जाकर अकाउंट खोलना है। तो इन एरियाज़ में हम लोग पीएसबीए के साथ रहते हैं, कंटिन्यूसली इंटरेक्शन। और सेम चीज़ है लिस्टिंग साइट के ऊपर भी। अब लिस्टिंग साइट का जो हमने जैसे मेजर चेंज जो पिछले साल हुआ या अर्लियर दिस ईयर के 29 डेज़ में पूरी टाइमलाइन एग्री हुई भी है, फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन टू लिस्टिंग, नॉट जस्ट आईपीओ या बुक बिल्डिंग बट एक्चुअल लिस्टिंग की ट्रेडिंग शुरू हो जाए। 29 डेज़ एक बहुत ही अग्रेसिव और रीजनेबल टाइमलाइन है, जिसमें पीएसएक्स को 12 दिन वर्किंग डेज़ मिलते हैं, और लास्ट 3 आईपीओज़ हमने उन 12 दिन में कंप्लीट किया।